तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जजमेंट डे, ब्रॉन ब्रेकर, सैमी ज़ेन, रैंडी ऑर्टन सबको बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हुए। उसके बाद जो है रिया रिप्ली आती है शो को किक ऑफ करने के लिए, अपना प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं जो है काफी चीजों से गुजर रही हूँ, मैं काफी दुखी भी हूँ और मेरा दिल टूटा हुआ है, लेकिन मेरे अंदर काफी गुस्सा भी भरा हुआ है डोमिनिक और लिव मॉर्गन के लिए, और उन्हें तो मैं बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाली हूँ। उन्होंने जो भी कुछ हमारे साथ किया है उसे लगता है कि उसने सब कुछ मुझसे छीन लिया है, तो ये उसकी गलत फहमी है। अगर वो ऐसा सोचती है कि वो बच सकती है मुझसे तो वो गलत है, क्योंकि मेरा नाम रिया रिप्ली है। जिसके बाद भाई लिव मॉर्गन जो है ऊपर से आ जाती है, ऑडियंस के बीच से आवाज लगाती है लिव मॉर्गन रिप्ली और कहते हैं कि डोमिनिक तुमसे कुछ कहना चाहता है। जिसके बाद पूरा जो अरीना है वो डोमिनिक को बू करने लगता है। डोमिनिक भी जब भी बोलने का ट्राई करता है, लेकिन रिया रिप्ली कहते हैं कि देखो तुम लोग इसे बू कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सुन नहीं पा रही कि उसे क्या कहना है, शायद कुछ बकवास करने की, सुनने दो यार। डोमिनिक मिस्टीरियो ये बताता है कि क्यों उसने रिया रिप्ली को धोखा दिया, क्योंकि रिया रिप्ली ने कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दी डोमिनिक मिस्टीरियो को, वो उसे खिलौने की तरह ट्रीट करती थी, उसे कभी भी मर्द वाले काम नहीं करने दिए। यानी कि भाई डोमिनिक के अंदर का मेंस ईगो जाग चुका है भाई। जिसके बाद पूरा अरीना उसे और बू कर रहा है और उसके बाद आखिर में वो कहता है कि लिव मॉर्गन ने मुझे वो दिया है जो तुम मुझे कभी भी नहीं दे पाई, और वो है मैंने अपने बाप को हराया है एक मैच में, वो भी लिव मॉर्गन की वजह से। जिसके बाद रिया रिप्ली कहती हैं कि देखो मुझे तुम पर काफ़ी गर्व है डोमिनिक की, फाइनली तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं और तुम इतने महान बन चुके हो अब, और मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है, लेकिन तुमने कहा कि तुम अपने डैड को हरा पाए उसकी वजह से, तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि तुम अपने डैड को इस तरीके से हराओ। मैं चाहती थी कि तुम उसे अपने दम पर हराओ ताकि तुम अपने आप को प्रूफ कर सको। मुझे लगता था कि तुम जो है अपने डैड से बेटर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हमेशा मदद करती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। जिसके बाद लिव मॉर्गन बकवास करने लगती है और वही सारी बातें कहने लगते हैं कि भाई मैंने तुम्हारी फैमिली को छीन लिया, डोमिनिक मेरे पास है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मेरे पास है और मैं ही सबसे बेस्ट हूँ और मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। और रिया रिप्ली कहते हैं कि बस हो गया तुम्हारा, हाँ लेकिन देखो तुमने भले ही मुझसे सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन फिलहाल तुम जहाँ पर खड़ी हो तुम शायद एक गलत जगह पर खड़ी हो। जिसके बाद लिव मॉर्गन कहते हैं कौन सी गलत जगह, लेकिन तभी भाई उन दोनों के पीछे से डेमियन प्रीस्ट निकल कर आते हैं, जिसे देखकर भाई वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं। लिव मॉर्गन तो भाग जाती है, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो को पकड़ लेते हैं यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट और उसे भाई बैक स्टेज में ले जाकर जहाँ पर लोग खाना खाते हैं वहाँ पे खाना खिला रहे होते हैं। डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो को, रिया रिप्ली भी आ जाती है और वो लिव मॉर्गन के पीछे पड़ जाती है और डेमियन प्रीस्ट जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को भगा भगा के मारता है, अरीना के अंदर लेकर आता है और रिंग के अंदर भाई उसे कूटने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कार्लिटो आ जाता है भाई और कार्लिटो को भी डेमियन प्रीस्ट जो है बजा देता है। उसके बाद शो के ऊपर एक मैच होता है, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कार्लिटो, शो का पहला मैच, जिसमें डेमियन प्रीस्ट जो है कार्लिटो को बुरी तरीके से उठा के पटकता है भाई, यहाँ से वहाँ लाइंस लगाता है। उसके बाद एंड में यहाँ पर एक साउथ ऑफ हेवन अटैच करके पिन करके इस मैच को जीत जाता है। जिसके बाद सेलिब्रेट करने वाला होता है, लेकिन पीछे से जेडी आकर जो है अटैक कर देता है डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। उसके बाद जो है यहाँ पर फिन बैलर भी आ जाते हैं, पूरी जजमेंट डे ही आ जाती है भाई और वो धोने लगती है यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट को। लेकिन उसके बाद होता है दिस इज माय ब्रूटलिटी और यहाँ पर आती है मामी। आते आते ही भाई वो जो है कार्लिटो को एक लो ब्लो बजा देती हैं। उसके बाद रिंग के अंदर आती हैं, फिन बैलर यहाँ पर अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि लिव और डॉम तो भाग गए, लेकिन जेडी आ जाते हैं भाई अपने दोस्त को बचाने के लिए और खुद जो है फंस जाते हैं यहाँ पर टेरर ट्विंस के बीच में भाई, क्योंकि उसे लगती है एक सुपर किक। उसके बाद एक साउथ ऑफ हेवन डेमियन प्रीस्ट की तरफ से और फिन बैलर यहाँ पर इस तरीके से भाग जाता है। जिसके बाद ये ट्विन जो है अपने सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को गले लग रहे होते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो अचानक से आता है, ऊपर से कूदने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये मूवमेंट भाई एकदम गजब था। डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर हवा में ही पकड़ लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को चोक स्लैम में। उसके बाद वो उसे रिया रिप्ली को देते हैं, रिया रिप्ली रिपटायर लगाने जाती है, लेकिन पीछे से लिव मॉर्गन आकर जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को बचाकर यहाँ से लेकर चली जाती है। लिव मॉर्गन और उसकी स्ट्रीट स्ट्रेस्ड जजमेंट डे यहाँ से भाग जाती है डरकर दो टेरर ट्विंस से भाई। जिसके बाद बैश इन बर्लिन के लिए एक मिक्स टैग टीम मैच ऑफिशियल हो चुका है, टेरर ट्विंस वर्सेस लिव मॉर्गन एंड डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो। इसके बाद जो है हमें एक जजमेंट डे का एक नया ग्राफिक और एक नया लोगो देखने को मिलता है भाई। जिसके बाद एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें फिन बैलर कहते हैं जजमेंट डे है हम, नई जजमेंट डे जिसमें कोई भी ईगोज नहीं है, कोई भी लीडर्स नहीं है और यहाँ पर जो है हम सबसे बेहतरीन कपल है लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो। अब फिन बैलर ज़्यादा किसी के पीछे नहीं रहने वाला है। तो इस तरीके से भाई ये लोग अपने आप को ही हाइप करते हैं अपनी एक क्लिप में। जिसके बाद बैक स्टेज में यहाँ पर अल्फा एकेडमी तैयार हो रही है भाई अपने मैच के लिए। ईवी नाइल आती है, वो मैक्सिम डुपरी को साइड में लेती है और बोलती है कि तुम्हें आज जो है मैच में रिंग साइड पर नहीं आना चाहिए, लेकिन मैक्सिम डुपरी नहीं मानते, वो कहते हैं कि मुझे इनका साथ देना होगा। तो इसके बाद शो के ऊपर टेक्सास टोरंटो
टैग टीम मैच होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें बू डेलिस की एक VHS टेप क्लिप दिखाई जाती है जिसमें बू डेलिस वो बात कहता है कि लास्ट वीक जो कुछ हुआ वो सब कुछ जो है काफ़ी बेहतरीन था, जो कि मेरे लिए काफ़ी इमोशनल भी था। मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। पिछले हफ्ते उसी दिन एक कई सालों पहले वाइट फैमिली का भी डेब्यू हुआ था और वाइट सिख का भी हुआ, जिसके बाद सामने एक टीवी रखी होती है भाई, उसमें से काफ़ी अजीब सी आवाज़ें आती हैं, वी हियर यू, वी ऑलवेज विद यू जैसी चीज़ें भाई। वेल उसके बाद जो है शो के ऊपर अल्फा अकेडमी एंट्रेंस करती है, लेकिन यहाँ पर NXT के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन होते हैं जिनका ओपन चैलेंज होने वाला है अगले हफ्ते NXT पर। ओटिस उन्हें देखते हैं, तो क्या ओटिस जाकर एक्सेप्ट करने वाले हैं, कल पता चल जाएगा भाई। इसके बाद अमेरिकन मेड भी अपनी एंट्रेंस करती है भाई, नया ग्राफिक, नया लुक, नया गाना आ चुका है भाई इनका, यू सक के नारे लगते हैं इनके लिए। लेकिन भाई चैट गेबल इनके साथ नहीं है क्योंकि वो तो पेरिस फ्रांस में है और वो कहते हैं कि मेरे 2 लौंडे जो है सब कुछ संभाल लेंगे, आज तुम देखते जाओ। इसके बाद शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है। ओटिस और अकीरा टोजावा अपनी पूरी बेहतरीन भाई एक परफॉर्मेंस दिखाते हैं भाई क्रीड ब्रदर्स के ऊपर। ओटिस एक बार तो उठाकर भाई अकीरा टोजावा को फेंक देते हैं, उसके बाद चुम्मे चाटी भी लग जाते हैं आपस में करने, और पूरे मैच में भाई अपनी पकड़ बनाए रखते हैं ओटिस और अकीरा टोजावा। एंड में ये मामला जो है टॉप रोप पर जाता है। यहाँ पर एक सुप्लेक्स और भाई इलेक्ट्रिक चेयर बॉम्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन अकीरा टोजावा टॉप रोप पर होते हैं, वो जो है सेंटोन बॉम्ब लगा देते हैं, जिसके बाद सारे सुपरस्टार्स रिंग के अंदर धराशायी हो जाते हैं। मैक्सिम डुप्री रिंग साइड पर हाइप कर रही होती है चीजों को, पूरा अरीना पूरी तरीके से इंगेज होता है यहाँ पर। लेकिन तभी आईवी नेल आकर अटैक कर देती है मैक्सिम डुप्री के ऊपर, उसे टेबल के ऊपर सजाती है और एक सबमिशन लॉक लगा देती है, जिसके बाद ओटिस का ध्यान भटक जाता है। ओटिस को रिंग साइड पर फेंक देते हैं अमेरिकन मेड और रिंग के अंदर जर्मन सुप्लेक्स का ट्राई करता है अकीरा टोजावा, लेकिन पीछे से क्रीड ब्रदर्स जो है रोल अप करके फंसा के पिन फॉल करके इस मैच को जीत जाते हैं। और ईवी नाइल की हेल्प की वजह से यहाँ पर क्रीड ब्रदर्स और ईवी नाइल यानी कि अमेरिकन मेड जीत चुके अपने मैच को। लेकिन यहाँ पर भाई क्रीड ब्रदर्स के एक मेंबर को भाई यहाँ पर जो है खून निकल रहा होता है उसके हाथों से भाई, तो पता नहीं उसे कब लगी ये चोट, लेकिन उस वहाँ पर काफी खून निकल रहा था भाई उसके हाथों से। और यहाँ पर मैक्सिम डुप्री की हालत बहुत खराब थी और यहाँ पर यू सक के नारे लग रहे थे अमेरिकन मेड के लिए। जिसके बाद बैक स्टेज में जेवियर वुड्स से मिलते हैं जाकर कोफी किंगस्टन और ओडिसी जोन्स से, जो जहाँ पर वो जो है न्यू डे रॉक्स की टी शर्ट पहने हुए होते हैं। वैसे कुछ खास खुश है नहीं भाई यहाँ पर जेवियर वुड्स ओडिसी जोन्स को कोफी किंगस्टन के साथ देखकर। जिसके बाद शो के ऊपर ओडिसी जोन्स का एक मैच होता है, उनका डेब्यू मैच है विंकिट विनी के सामने, जिसको भाई छोटे से मैच में पेल देते हैं पूरी तरीके से और एंड में अपना साइड स्लैम फिनिशर लगाकर पिन फॉल करके इस मैच को ओडिसी जोन्स जीत जाते हैं और न्यू डे के साथ रॉक करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर फाइनल टेस्टमेंट आ जाती है और कैरियन क्रॉस कहने लगते हैं कि जेवियर वुड्स क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर बिगी को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, यहाँ पर तुम्हें रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है जेवियर, तुम देखो ध्यान से, वो तुम्हें हटा रहे हैं न्यू डे से। जिसके बाद जेवियर वुड्स कहते हैं कि तुम पकते नहीं हो क्या, बार बार यहाँ पर यही बकवास करते रहे, तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, तुम 3 हो हम भी 3 हैं। तो जिसके बाद माइक ले लेते हैं भाई कोफी किंगस्टन और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये क्या कह रहा है, न्यू डे ओडिसी जोन्स वर्सेस फाइनल टेस्टमेंट अगले हफ्ते हो जाएगी। जिसके बाद कैरियन क्रॉस इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं भाई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई जेवियर वुड्स ऐसा कुछ कहना चाहते थे, क्योंकि भाई वो बिल्कुल भी खुश नहीं है किसी भी चीज़ से भाई, साफ नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि अगले हफ्ते हमें बिट्रेल भी देखने को मिले, जेवियर वुड्स शायद बिट्रेल कर दे यहाँ पर कोफी किंगस्टन और ओडिसी जोन्स को शायद भाई। तो भाई नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल इसके बाद जो है डैमेज कंट्रोल की एक हाइप क्लिप दिखाई जाती है जिसमें वो कहते हैं कि हमने कहा था हम बिजनेस को चेंज करेंगे और हम ही जो है सबसे महान और सबसे डोमिनेंट टैग टीम है पूरे वुमेन्स डिवीजन में, और हम तुम्हारे सपनों को चूर चूर करने वाले हैं, तुम कभी भी जो है अचीव नहीं कर सकते हो कुछ भी। जिसके बाद सोनिया डेविल, जोई स्टार्क और शेना बेसलर जो है अपने फैक्शन का नाम अनाउंस करती हैं, जिसका नाम है भाई द प्योर फ्यूजन कलेक्टिव। भाई इतना बड़ा नाम किसने रखने को बोला था भाई, प्योर फ्यूजन ही रख देते, इससे अच्छा तो भाई छोड़ो जो भी है। वेल इसके बाद जो शो के ऊपर आल्बा फेयर और इज़ा डॉन एंट्रेंस करती हैं, क्योंकि उन्हें भाई देखना है कि कौन उनका नंबर 1 कंटेंडर होने वाला है। शो के ऊपर डैमेज कंट्रोल वर्सेस फ्यूजन प्योर जो भी है भाई इनका मैच होता है, रिंग साइड पर ये मैच चल रहा होता है। वहाँ पर सुपर किक बजा देती हैं जोई स्टार्क हमारी चैंपियन को भाई इल्जा आल्बा फे के ऊपर, जो वहाँ पर कुर्सी पर बैठी हुई थी भाई। जिसके बाद रिंग के अंदर इयो स्काई अपना मूल सॉल्ट फिनिशर लगा देती है और पिन करती है। लेकिन भाई चैंपियंस के ऊपर अटैक हुआ है, तो भाई चैंपियंस कहाँ से किस कुछ रहने देंगे। यहाँ पर वो रिंग के अंदर आते हैं, पिन फॉल को ब्रेक करवाकर मैच का सत्यानाश कर देते हैं और यहाँ पर चारों महिलाओं को दोनों मिलकर धो देती हैं और स्टेटमेंट देती हैं कि क्यों हैं वो चैंपियन भाई। तो इसके बाद बैक स्टेज में भाई एडम पियर्स बात कर रहे होते हैं मोबाइल के ऊपर, जिसके बाद वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आ जाता है और एडम पियर्स कहते हैं कि तुम यहाँ पर आज क्यों आए हो, आज तो सीएम पंक भी नहीं है यहाँ पर। तो ड्रू मैकिंटायर कहता है कि तुम ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा सीएम पंक के लिए आऊँगा, देखो मेरी चीज़ उसके साथ खत्म हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो रैंडी ऑर्टन को ढूंढ रहा हूँ, तुमने उसे एक चैंपियनशिप मौका क्यों दे दिया।
हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए और शायद मैं खुद ही कर लूंगा, तुम रहने दो। जिसके बाद एडम पियर्स कहते हैं कि तुम बात करोगे हाँ। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हाँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं आज काफी अच्छे मूड में हूँ, टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। जिसके बाद पिछले मंडे नाइट रॉ की एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें भाई ब्रॉन्सन ब्रीड ने 6 बार रीड तोड़ दी भाई, सेथ रॉलिंस की मार डाला भाई, और उनका कंपेरिजन किया जाता है 10 सुअर और 50 कंगारुओं से। और वो क्लिप जो है ब्रॉन्सन ब्रीड को दिखा रहे होते हैं एडम पियर्स, और वो कहते हैं कि देखा तुमने क्या किया। और ब्रॉन्सन ब्रीड कहते हैं कि हाँ मैं देखा मैंने क्या किया, मुझे काफी मजा आया वो सब करने में, और मैं आज भी कर सकता हूँ वो, अगर तुम मेरे लिए कोई अपोनेंट नहीं ढूंढोगे, अगर तुम नहीं ढूंढोगे तो मैं अपने लिए कोई नया शिकार ढूंढ लूंगा। ये बोलकर ब्रॉन्सन ब्रीड तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बैक स्टेज में टेंशन में बैठे हुए हैं भाई द मिज। वहाँ पर R-Truth आते हैं और वो कहते हैं कि डूड तुम टेंशन में क्यों हो, तुमने समर स्लैम को होस्ट किया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक मैच बनवा दिया है, तुम जो है ब्रॉन ब्रेकर से लड़ोगे। जिसके बाद मिज कहते हैं कि क्या मैं ब्रॉन ब्रेकर से लड़ूंगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के लिए? वाह, एक मिनट, उसका तो आज रात मैच है सैमी ज़ेन के खिलाफ। तो R-Truth कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो देखो तो वहाँ पर देखो वो है ना तुम्हारा मैच उसके साथ है। और वो मिज कहते हैं कि ये बिग ब्रॉन्सन ब्रीड है, गधे की औलाद, तूने उसके साथ मेरा मैच दे दिया। वो ब्रॉन नहीं है, वो ब्रॉन्सन है, ब्रॉन का बेटा है वो, तुझे समझ में नहीं आता क्या, ध्यान से नहीं दिखता तुझे? जिसके बाद यहाँ पर रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ है। तो R-Truth बताते हैं कि इसका मैच है बिग ब्रॉन्सन ब्रीड से। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि ये वही है ना जो सबकी रीड तोड़ता फिरता है। तो हाँ, मिस कहते हैं कि हाँ। तो रैंडी ऑर्टन फिर जो है मिस को थोड़ा सा हौसला अफजाई करते हैं। मिस की कहते हैं कि तुम जो है 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन हो, तुमने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, जॉन सीना के सामने लड़ चुके हो, तुम कर सकते हो कुछ भी, जाओ जाकर लड़ो। और मिस कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद चले जाते हैं मिस तो, और R-Truth रैंडी ऑर्टन से पूछते हैं कि क्या ये सच में कर लेगा। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं कर पाएगा, जो करना है तो सामने वाला ही करेगा। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन शो के ऊपर आते हैं, अपनी एंट्री करते हैं, उसके बाद रिंग के अंदर आते हैं और अपना प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि देखो कई 100 साल पहले इसी महीने में अगस्त में मैंने जीती थी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। उसके बाद जो है मैं नहीं रुका और मैं बना हूँ 14 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, और जब मैं जीतूंगा बैश इन बर्लिन में तो मैं बन जाऊंगा 15 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और तभी यहाँ पर गुंथर आ जाते हैं और गुंथर रिंग के अंदर आते हैं और रैंडी ऑर्टन कह देते हैं कि जल्दी जो है फोटोज खींच लो, क्योंकि भाई ये बंदा ज़्यादा टाइम तक चैंपियन नहीं रहने वाला है। और जिसके बाद गुंथर भी कहते हैं कि यहाँ तुम्हें फोटोज खींचनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सामने रैंडी ऑर्टन जो खड़ा है इतिहास का सबसे महान सुपरस्टार, जो कि शायद तुम्हें होना चाहिए था इतिहास का सबसे महान सुपरस्टार, लेकिन तुम शायद नहीं बन पाए क्योंकि तुमने काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं अपने पूरे करियर में। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने गलतियाँ की हैं और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं जिनकी कोई सीमा भी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ रैंडी ऑर्टन, मेरे ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगते हैं, मैं लेजेंड किलर हूँ, एपेक्स पैराडाइजर हूँ, मैं 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ और जल्द ही मैं 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊँगा तुम्हें हराकर। और मैं जो है सबसे अनप्रिडिक्टेबल सुपरस्टार हूँ WWE में, और उसके अलावा मैं अपने आप को काफ़ी परफेक्ट महसूस करता हूँ। और गुंथर कहते हैं कि तुमने काफ़ी कुछ सही कहा, लेकिन तुमने जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली बात कही वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो। देखो क्या होने वाला है, बैश इन बर्लिन में तुम हारने वाले हो, ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तुम्हें कमी नहीं मिलने वाली और उसके अलावा तुम एक बहुत बड़ी गलती हो। देखो मैं तुम्हारी ज़्यादा बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन यही सच है, तुम्हारे दादाजी वो एक गलती थे, तुम्हारे पिताजी वो एक गलती थे, और तुम भी हमेशा सिर्फ एक गलती ही रहने वाले हो। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन भाई काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं, फेस टू फेस भाई होने वाला है इस बार रैंडी ऑर्टन जिस तरीके से गुस्से में थे भाई, ऐसा लग रहा था कि जैसे भाई वो अपने 24 साल के जवान लौंडे बन चुके हैं। लेकिन तभी पीछे से ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं अपना गाना बजाकर, और वो रिंग के अंदर आ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी रैंडी ऑर्टन अचानक से लगा देते हैं आउट ऑफ नोवेयर गुंथर को एक RKO और बता देते हैं सबको कि मैं कितना अनप्रिडिक्टेबल हूँ। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर अपनी शर्ट वर्ट निकाल लेते हैं क्योंकि वो तैयार हो रहे हैं रैंडी ऑर्टन से लड़ाई के लिए रिंग के अंदर जाकर, लेकिन तभी CM पंक आकर भाई अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर ग्लासगो किस बजाते हैं, जिसके बाद वो अपनी बेल्ट निकाल लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। CM पंक पलट वार करते हैं और उस बेल्ट को छीन लेते हैं, और उसके बाद भाई उसी बेल्ट से बजा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को पूरी तरीके से, रिंग के अंदर मारते हैं भगा के भाई। ड्रू मैकिंटायर को यहाँ से भागना पड़ता है और भागते भागते भी बहुत ज़्यादा मारते हैं भाई CM पंक यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को उसी बेल्ट से। तो भाई साफ नजर आ रहा है शायद एक स्ट्रैप मैच बन रहा है भाई इन दोनों के बीच। जिसके बाद CM पंक जो है रिंग के अंदर आकर भाई सेथ रॉलिंस की तरह
सेलिब्रेट करते हैं उस बेल्ट को घुमाकर, और उसके बाद गो टू स्लीप का इशारा करते हैं। उसके बाद बैक स्टेज में जाकर ड्रू मैकिंटायर को ढूंढ रहे होते हैं, और लेकिन उनके पीछे ही भाई गुंथर भी होते हैं, और वो जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है, सामान को यहाँ वहाँ फेंकते हुए जा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कथक कली आ जाती हैं और वो सीएम पंक से कहने लगते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ ही थी, तुम्हारी फ्लाइट में तुमने कहा था कि तुम आज नहीं आने वाले हो। लेकिन सीएम पंक कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने कहा था कि मैं नहीं आने वाला हूँ, वो मैं ही था जिसने ऐसा कहा था कि मैं आज मंडे नाइट रॉ पर नहीं आऊँगा। लेकिन अगर मैं बता देता कि मैं आज रॉ पर आने वाला हूँ तो ड्रू मैकिंटायर नहीं आता और वो भाग जाता हमेशा की तरह, मुझे उसे मारना था बुरी तरीके से, तो इसलिए ऐसा किया मैंने। वो जो है मेरे ब्रेसलेट को लेकर घूम रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो ब्रेसलेट रख सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बार बार मेरे कुत्ते का और मेरी वाइफ का नाम ले रहा है, वो गलत बात है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिसके बाद भाई WWE ने भाई एक स्टोरी लगाई है जिसमें भाई ड्रू मैकिंटायर की पीठ पर तुम सब जो है वो बेल्ट के निशान देख सकते हो भाई, और वहाँ पर भाई पीछे से वो ब्रेसलेट भी दिखा रहे हैं भाई। तो एक स्ट्रैप मैच भाई काफ़ी बढ़िया रहेगा इन दोनों के एक रीमैच के लिए, शायद वो बैश इन बर्लिन हो सकता है या फिर बैड ब्लड हो सकता है। पहले इसके बाद शो के ऊपर द मिज आते हैं क्योंकि उनका मैच है बिग ब्रॉन्सन ब्रीड से, लेकिन मिज के पूरे करियर की हाईलाइट दिखाई जाती है जिसमें भाई वो 21 बार WWE चैंपियन बन चुके हैं, यानी कि भाई उन्होंने 21 टोटल बेल्ट्स जीती हैं WWE में, 2 बार मनी इन द बैंक विनर, 2 बार स्लैमी अवार्ड विनर, और MTV चैलेंजर भी हैं भाई वो 30 बार। तो भाई रैंडी ऑर्टन की तरह ही WWE भी जो है मिज की हौसला अफजाई कर रही है, लेकिन भाई मिज जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि गलत जगह पंगा ले लिया है। लेकिन यहाँ पर मार्क हेनरी और उनके बेटे जैकब हेनरी भी होते हैं इस मैच को देखने के लिए। बिग ब्रॉन्सन ब्रीड आते हैं शो के ऊपर। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट होता है, बिग ब्रॉन्सन ब्रीड वर्सेस द मिज, जिसमें द मिज पूरी भरपूर कोशिश करते हैं भाई, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस दिखाते हैं, यस किक्स लगाते हैं, उसके बाद अपनी आइकॉनिक कॉर्नर क्लोज लाइन भी लगाते हैं, उसके बाद वो छलांग लगाते हैं स्प्रिंग बोर्ड मूव से, लेकिन भाई ब्रॉन्सन ब्रीड उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पर एक स्लैम लगा देते हैं, और उसके बाद चढ़ते हैं टॉप रोप पर और यहाँ पर एक सुनामी लगाकर इस मैच को पिन करके जीत जाते हैं बिग ब्रॉन्सन ब्रीड। लेकिन यहाँ पर वो नहीं रुकते भाई, वो दूसरी बार जो है सुनामी लगाने के लिए जाते हैं टॉप रोप पर, लेकिन इस बार R-Truth आ जाते हैं और वो मिज को तो बचा लेते हैं, लेकिन बिग ब्रॉन्सन ब्रीड R-Truth के ऊपर ही कूद जाते हैं। उसके बाद वो तीसरी बार R-Truth के ऊपर छलांग लगाते हैं, उसके बाद चौथी बार वो चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल्स आ जाते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनते वो फिर वो चौथी बार भी इस चीज़ को हिट कर देते हैं, और 5वीं बार वो चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर और 5वां सुनामी भी यहाँ पर हिट कर देते हैं और R-Truth की रीड पूरी तरीके से तोड़ देते हैं ब्रॉन्सन ब्रीड। जिसके बाद वो छठी के लिए चढ़ते हैं, लेकिन एडम पेयर्स उसे रोक लेते हैं, कहते कि अगर तूने एक बार और किया तो मैं तुझे WWE से ही निकाल दूंगा और उसके बाद तेरी कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, चल निकल ले यहाँ से। जिसके बाद बिग ब्रॉन्सन ब्रीड उतरते हैं और जाने लगते हैं, लेकिन भाई वो जाकर दूसरे कॉर्नर पर चढ़कर वहाँ से छलांग लगा देते हैं और इस बार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, R-Truth की पूरी तरीके से जान निकाल ली है। और एडम पेयर्स पूरा कहते हैं कि अब तू गया बेटे, तेरे ऊपर इतना फाइन लगाऊंगा कि तेरा पूरा WWE करियर में जितने तू कमा भी नहीं पाएगा। लेकिन ब्रॉन्सन ब्रीड भाई अपने जश्न मना रहा है भाई कि मैं तो हूँ जो हूँ। जिसके बाद एडम पेयर्स उसके ऊपर फिर से भड़कने लगते हैं और यहाँ से एडम पेयर्स जैसे चले जाते हैं तो भाई बिग ब्रॉन्सन ब्रीड वापस आता है अरीना की आवाज़ सुनकर, क्योंकि वो लोग 1 मोर टाइम बोल रहे थे। तो बिग ब्रॉन्सन ब्रीड चढ़ जाते हैं और एक और बार आकर शायद 7वीं बार यहाँ पर लगा देते हैं, हिट कर देते हैं सुनामी। किसने रखा है भाई ये सुनामी नाम पहले तो इसका? भाई बिग ब्रॉन्सन ब्रीड ने यहाँ पर पूरी तरीके से रीड तोड़ दी है भाई R-Truth की। अब R-Truth भी RIP हो चुके हैं भाई। सेथ रॉलिंस के हॉस्पिटल वाले बेड पे साइड में अब ये भी लौट जाएंगे भाई, R-Truth भी भाई। तो बिग ब्रॉन्सन ब्रीड भाई काफ़ी अच्छे तरीके से WWE जो है फिलहाल उन्हें बुक कर रही है भाई, और सेथ रॉलिंस के लिए काफ़ी बढ़िया फ्यूड भी सेटअप हो रही है। वेल इसके बाद पीट डन का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें पीट डन ये रिवील करता है कि क्यों वो शेमस के साथ ऐसा सब कुछ कर रहा है। वो कहता है कि शेमस ने जो है हमेशा मुझे पीछे रखा, वो हमेशा मुझे अपनी साइड किक समझता है और वो बुच नाम मुझसे मुझे सख्त नफरत है, उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। जिसके बाद शेमस को ये सब बातें पता चलती तो शेमस कहते हैं कि वो पता नहीं क्यों मुझसे जल रहा है, मैं तो 6 महीने तक यहाँ पर था भी नहीं और मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पर आ भी पाऊंगा या नहीं, पता नहीं उसे कौन से कीड़े ने काट लिया है। वेल इसके बाद यहाँ पर लुडविग केजर आ जाते हैं पीछे से और वो कहने लगते हैं कि हमारे पीछे काफ़ी बैंगर चीज़ें हुई, लेकिन शायद हमें एक और बैंगर की ज़रूरत है। लेकिन तभी यहाँ पर शैलरे लेकर आ जाते हैं पीट डन और बजा देते हैं भाई शेमस को, और लुडविग केजर तो छोड़कर चले जाते हैं कि पीट मुझे क्या। और यहाँ पर शैलरे से एक हाथ के ऊपर भी अटैक कर देते हैं पीट डन शेमस के भाई। जिसके बाद बैक स्टेज में सैमी ज़ेन तैयार हो रहे हैं अपने मैच के लिए। वहां पर जे ऊसो आते हैं और वह कहते हैं कि हीट आज तो तू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेगा, जाकर ब्रॉन ब्रेकर को हरा दे। लेकिन सैमी ज़ेन कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, लेकिन जे ऊसो कहते हैं कि यार बहुत आसान है यार, तू कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है क्योंकि तू सैमी ऊसो है, हीट मेरा भाई है तू। और उसके बाद जो है हम जो है जजमेंट डे से भी निपट लेंगे अगले हफ्ते, तो तैयार रहना।
और सैमी ज़ेन कहते हैं कि हाँ हाँ हम सब कुछ संभाल लेंगे, टेंशन मत लो। जिसके बाद सैमी ज़ेन तो चले जाते हैं अपने एंट्री के लिए। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर भी आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास वो अब सब कुछ है जो मुझे चाहिए था, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और मैं यहाँ पर सबसे डोमिनेट हूँ, लेकिन टाइम आ गया है अपने अंदर के कुत्ते को जगाने का, तो चलो सब भौंको अब। उसके बाद यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है, सब लोग कुत्ते की तरह भौंकते हैं। समांथा एरविन इस मैच को अनाउंस करती है। 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स का ये मैच स्टार्ट होता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। सैमी ज़ेन स्टार्टिंग में काफी बढ़िया पकड़ दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर एंड में क्लोज लाइन लगा देते हैं भाई, 2-2 कॉर्नर के बीच में। लेकिन उसके बाद जब एक तीसरी क्लोज लाइन के लिए जाते हैं तो सैमी ज़ेन पीछे पीछे आकर एक हलवा किक कनेक्ट कर देते हैं और पिन करके पहला फॉल अपने नाम कर लेते हैं। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को बहुत गुस्सा आता है भाई, और वो रिंग साइड पर जाकर सैमी ज़ेन को उठाकर बैरिकेड के पीछे फेंक देते हैं भाई एक स्लैम के जरिए। उसके बाद रिंग के अंदर आकर एक फ्लैंकेट लाइनर लगाते हैं। उसके बाद उठाकर सैमी ज़ेन को एक पावर स्लैम लगाते हैं एंड देन एंड में चार्ज करते हैं स्पीयर और सैमी ज़ेन की छाती के आर पार लगा देते हैं एक खतरनाक बिजनेस की परफेक्ट स्पीयर। लेकिन यहाँ पर नहीं रुकते हैं, वो दूसरी स्पीयर चार्ज करते हैं, रिंग रोप्स के बीच में वो भागते हैं दोनों तरफ और लगाते हैं एक और डेंजरस स्पीयर, पिन करते हैं 1-2-3 और मैच में पिन फॉल करके बराबर कर देते हैं मामला। उसके बाद ये मैच जाता है अलग लेवल पर। ब्रॉन ब्रेकर रिंग साइड पर जाकर अपना क्लोज लाइन एल्बो ड्रॉप लगाते हैं अनाउंसर्स टेबल के ऊपर। उसके बाद काउंट होता है 10 तक, लेकिन 10 होने से पहले ही सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आ जाते हैं। मामला टॉप रोप पर जाता है, वहां से रिवर्स होके एक सेंटोन बॉम्ब देखने को मिलता है सैमी ज़ेन की तरफ से। एक्सप्लोडर सुप्लेक्स के लिए जाते हैं, लेकिन उसका पलटवार होता है। ब्रॉन ब्रेकर लगाते हैं कि ओवरहेड बेली टू बेली सुप्लेक्स। उसके बाद वो स्पीयर के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन हट जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर खुद ही मर जाते हैं। लेकिन उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर एंड में अपनी स्पीयर के लिए फिर से जाते हैं, रोप्स के बीच में वो भागते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन लगा देते हैं आउट ऑफ नोवेयर एक हलवा किक, वो भी रिंग के बीच में खड़े खड़े ही भाई पिन करते हैं 1-2, लेकिन होता है किक आउट यहाँ पर। जिसके बाद सैमी ज़ेन सोचते हैं कि कोई ना भाई, मैं ऊपर से कूद के जीत जाऊंगा मैच को, पता नहीं कैसे जीतेगा। लेकिन वो सैमी ज़ेन ऊपर छलांग लगाने के लिए जाते हैं, ब्रॉन ब्रेकर ऊपर ही चढ़ जाते हैं, लेकिन उसे गिरा देते हैं सैमी ज़ेन। उसके बाद वो छलांग लगा देते हैं सैमी ज़ेन, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर लगाते हैं एक स्पीयर हवा में ही, जो कि हवा में लगी ही नहीं भाई एक तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से ये होती है मैच की लास्ट स्पीयर, पिन होता है 1-2-3 और मैच को जीत जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और स्टिल रहते हैं हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और ब्रॉन ब्रेकर की सेलिब्रेशन के साथ ये शो हो जाता है खत्म। तो भाई मैंने स्मैकडाउन के लिए कहा था कि वो जो शो था वो जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, थोड़ा बोरिंग फील हुआ था थोड़ा, लेकिन रॉ भाई इट्स अ बैंगर रॉ भाई, ये एक अमेजिंग बैंगर रॉ थी भाई। इतना बढ़िया 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच, एंड में सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच की वो बेल्ट वाली लड़ाई, और भाई रैंडी ऑर्टन ने आउट ऑफ नोवेयर RKO लगाई। टेरर ट्विंस जो है वो अभी भी अपना डोमिनेशन बरकरार रखे हुए हैं, और इसके अलावा भाई ज़ेवियर वुड्स बिट्रेल के लिए तैयार हो रहे हैं। तो भाई काफ़ी मज़ा आया भाई मंडे नाइट रॉ को देखकर। तो भाई आजकल जो मंडे नाइट रॉ होती हैं वो काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी बैंगर होती हैं। तो भाई अब मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि भाई मेरा फेवरेट जो शो रहा है वो हमेशा से मंडे नाइट रॉ रहा है। और जब भी मैं सुनता था कि भाई मंडे नाइट रॉ बोरिंग चल रहा है, उसकी व्यूअरशिप नहीं आ रही है, तो भाई मुझे काफ़ी बुरा लगता था अंदर से भाई, काफ़ी बुरा लगता था भाई मुझे, जबकि शो काफ़ी अच्छे भी होते थे कई बार। लेकिन अब जो है हर एक मंडे नाइट रॉ नेक्स्ट लेवल हो रही है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, काफ़ी बेहतरीन मंडे नाइट रॉ हमें देखने को मिला। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके बारे में तुम कमेंट में बता सकते हो, तुम्हें ये सब चीज़ें कैसी लगी। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए